नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज से हम एक नई सीरीज यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। सीरीज का नाम है जीके क्विक रिवीजन सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से हम पूरे जीएस को एमसीक्यू के रूप में कवर करेंगे। जैसे हमारी एक सीरीज उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसी पैटर्न पर यह सीरीज आपकी आधारित होगी। जैसा आप जानते हैं, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन ज्योग्राफी की और इंडियन नेशनल मूवमेंट की डिटेल क्लासेस को, थ्योरी की क्लासेस को यहाँ पे कवर कर चुके हैं। उन्हीं थ्योरी की क्लासेस पर आधारित ये हमारी टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज होगी, जिसमें आपको एमसीक्यूज जो देखने को मिलेंगे वो जो ऐसा नया पैटर्न है आपका, जिसमें थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, थोड़े से डीप क्वेश्चन मिलते हैं, सही कथन वाले क्वेश्चन मिलते हैं, कारण और कथन वाले क्वेश्चन मिलते हैं। वैसे क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा टॉपिक यहां पे कवर करेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में, जिससे आपके उन नए पैटर्न के सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस भी हो सके और पूरा जीके आप रिवाइज भी कर सकें एमसीक्यू के माध्यम से। क्योंकि हम केवल क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं, जैसा आप जानते हैं हर सीरीज में हम क्वेश्चन के साथ साथ पूरी जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी कवर करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम इस सीरीज की शुरुआत यहां पे कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी थ्योरी की क्लासेस हैं, जिसमें हम मध्यकालीन इतिहास देख रहे हैं, उसकी क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू आती रहेंगी। 6 क्लासेस उसके अंदर हम अभी तक कवर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को और इस नई सीरीज को यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम भारत के संवैधानिक विकास, जहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है, उस पहले टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के संवैधानिक विकास को किन 2 चरणों में बांटा जाता है? देखिए, भारत का जो संवैधानिक विकास रहा है या संविधान बनने की जो पूरी प्रक्रिया रही है, उसे 2 चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण है भारत में कंपनी का शासन और दूसरा चरण है भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन। जो कंपनी का शासन रहा है वो 1773 से लेकर 1858 तक रहा है और 1858 से लेकर के 1947 तक का चरण आपका ब्रिटिश क्राउन का चरण है। और यही 2 चरण है। ऑप्शन आपका ए इसका सही आंसर होगा। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए। 1773 से लेकर के 1858 तक कई सारे अधिनियम आए। उन अधिनियमों के जो बातें उनमें कही गई, किस अधिनियम में क्या बात कही गई, क्या उसके तहत प्रावधान किए गए, उन सवालों की प्रैक्टिस हम आज के इस वीडियो में करेंगे। यानी जो पहला वाला चरण है, इस पूरे चरण के लगभग 35 के करीब यहां पर एमसीक्यूज बनाए हैं हमने, जिससे आपका पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो पहला सवाल हमने देखा, पहला सवाल का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। दूसरा, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? तो कौन सा अधिनियम था जिसके माध्यम से कंपनी के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके प्रशासनिक कार्यों को, राजनीतिक कार्यों को ब्रिटिश संसद की मान्यता मिली? एक लिखित संविधान उस कंपनी के लिए यहां पर बनाया गया। यह अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी के ऊपर ब्रिटिश संसद की शुरुआत होती है। ब्रिटिश संसद यहीं से नियम कानून बनाने शुरू करती है कंपनी के लिए, जिन नियमों के तहत वो कंपनी चलेगी। और ऑफिशियल तौर पर कंपनी के अधिकार दिए गए कि वे भारत में अपने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट है, चलिए देखते हैं। पहला, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि कंपनी के ऊपर ब्रिटिश संसद का जो नियंत्रण था वो कब शुरू हुआ? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जब ब्रिटिश संसद ने कंपनी को रेगुलेट करना शुरू किया, उसे अपने अनुसार चलाना शुरू किया। पहला कथन सही है। इसके तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 साल तक बढ़ाया गया। यह गलत हो जाएगा। 20 साल तक बढ़ाया गया था 1793 के अधिनियम के तहत। इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी गई। यह गलत हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया वो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बनाया गया था 1784 में। ठीक है, इसने गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से संधि करने का अधिकार यहां पर दिया था। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहां पर बैठा दिया गया था। उसके ऊपर कंपनी के राजस्व की, नागरिक से संबंधित जानकारियां, सैन्य मामलों से संबंधित जानकारियां सभी सबसे पहले किसे देना आवश्यक था? ब्रिटिश सरकार को। उसके बाद ही वो आगे कार्रवाई कर सकता था।
तो यहां पर केवल पहला क्वेश्चन आपका सही है, पहला कथन आपका सही है। इसी टाइप के कथन वाले क्वेश्चन या कथन कारण वाले क्वेश्चन आपसे नए पैटर्न में ज्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन वो देखता है कि आपने चीजों को कितनी क्लियरिटी के साथ पढ़ा है और कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। केवल सही आंसर वाले, गलत आंसर वाले आपके पास अब बहुत कम सवाल ऐसे आते हैं। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब आपने गलत वाले को चुनना है। चलिए देखते हैं। इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा दिया। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। रेगुलेटिंग एक्ट के आने से पहले बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको बंगाल का गवर्नर ही कहते थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के बाद उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग। इसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में करी। यह भी आपका सही है। क्वेश्चन आता है कहां पर बना था सुप्रीम कोर्ट, कब बना था, किस एक्ट के माध्यम से बना? तो 1773 के माध्यम से 1774 में बना था, कलकत्ता में बना था। ठीक है। इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की छूट प्रदान करी थी। यह आपका गलत हो जाएगा। जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसने कर्मचारी जो होते थे कंपनी के, उनके निजी व्यापार पर, उनके उपहार लेने पर और उनके रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था, बैन लगाया था, ना कि उनको छूट दी थी। तो तीसरा वाला कथन आपका गलत है, आपको गलत ही बताना था। इसने बंबई और मद्रास को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन किया। यह वाला भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रेगुलेटिंग एक्ट था हमारा, इसी के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और इसी बंगाल के गवर्नर जनरल के तहत जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उसको भी कर दिया गया। यानी उनके कानून बनाने का अधिकार अब किसको दे दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत निम्न में से कौन सा कार्य कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित था? तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने पर, भारतीयों से उपहार लेने पर और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिना अनुमति के कोई भी ना अपना व्यापार कर सकता है, ना उपहार लेगा, ना भी यहां पर रिश्वत लेगा। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग बना था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और इसकी मदद के लिए एक कार्यकारी परिषद भी बनाई गई थी, एक मंत्रिमंडल बनाया गया था जिसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य शामिल थे। ठीक है। कथन है यहां पर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने भारत में कंपनी के शासन के लिए पहला लिखित संविधान प्रस्तुत किया और कारण दिया है। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा दिया। देखिए, कथन तो सही है। रेगुलेटिंग एक्ट ही पहला ऐसा दस्तावेज था, पहला ऐसा लिखित कानून था जो कंपनी के शासन के लिए आया। तो कथन तो सही है। कारण है कि इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। यह भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन यह कारण इस कथन की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाना कोई लिखित संविधान की व्याख्या नहीं करता, इसका उससे लेना देना नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन यह व्याख्या नहीं करता। ठीक है। और इसी पैटर्न पे आपके पास सवाल आते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा, और इसी पैटर्न में हम पूरे जीएस को कवर करेंगे। शुरुआत हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से करी है। बहुत जल्द आपको इंडियन ज्योग्राफी के और इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था कब? 1774 में। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 इसमें अन्य जजेस थे। जो मुख्य न्यायाधीश था इसका नाम था एलिजा इम्पे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा जो अदर 3 जजेस इसमें शामिल थे उनमें कौन कौन थे? तो उसमें एक का नाम था चेम्बर्स, एक का नाम था हाइड और एक का नाम था लिमेंस्टर। इन तीनों के नाम भी पूछे जा सकते, अभी तक नहीं पूछे गए हैं, केवल मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपने ध्यान रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर के 4 स्टेटमेंट है, चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में हुई थी। पहला कथन बिल्कुल सही है। इसका पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, यह भी सही है। इसके 3 अन्य जो सदस्य थे उसमें चेम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे, यह भी सही है।
यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नियंत्रण में था, यह आपका गलत हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट था यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नियंत्रण में नहीं था, यह स्वतंत्र रूप से काम करता था और ब्रिटिश सरकार के अधीन होता था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहां पर बनाया गया था 24 सदस्य, ये एक पूरी परिषद बनाई गई थी कंपनी के कार्यों को चलाने के लिए। इसके अधीन नहीं था ये सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र था और ब्रिटिश सरकार के अधीन आता था। ठीक है, अगला एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए 1781 में एक और अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पारित किया जिसको कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसका जो मेन उद्देश्य था, ये आया क्यों था? इसका मेन उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बेसिकली 1773 में कंपनी के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध एक तरीके से ब्रिटिश संसद ने लगा दिए थे, कंपनी के अधिकारियों पर, गवर्नर जनरल पर लगा दिए थे। उसी का सॉल्यूशन करने के लिए, उसी में थोड़ा सा उनको छूट देने के लिए, जिससे कंपनी और संसद के बीच में टकराव ना हो, एक सेटलमेंट किया गया, एक सेटलमेंट अधिनियम लाया गया, एक संशोधन लाया गया जिसको कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, यह 1781 में आया था। कथन है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया और कारण दिया है इसने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया। शुरुआत में जब सुप्रीम कोर्ट बना तो उसके अधीन गवर्नर जनरल को भी डाल दिया गया और उसी के अधीन जो उसकी परिषद है उसको भी शामिल कर दिया गया, यानी गवर्नर जनरल और उसका जो मंत्रिमंडल है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर कर दिए गए। लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से, क्योंकि इसी चीज को लेकर नाराजगी थी कि आप गवर्नर जनरल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इसके माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया। जिस मुद्दे को लेकर नाराजगी थी, जिसको लेकर विवाद था कि गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के अधीन किया गया, उसे मुक्त कर दिया गया। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल से जुड़े मामले या उसकी परिषद से जुड़े मामले अब जो सुप्रीम कोर्ट है वहां सुनवाई नहीं होगी। हाँ, ब्रिटेन में जाकर सुनवाई हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके मामले में दखल नहीं देगा। ठीक है, बेसिकली ये बात थी। इसके अलावा राजस्व से जुड़े जितने भी मुद्दे थे कि कितना राजस्व आ रहा है, कितना राजस्व नहीं आ रहा है, वो भी पहले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल दे सकता था, उसकी जानकारी ले सकता था, उसको भी आजाद कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट राजस्व से जुड़े मामलों में भी दखल नहीं देगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया गया? सेटलमेंट किया गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो यहां पर आपका कथन भी सही है और कारण दिया है कि उसको मुक्त कर दिया, तो यही तो कमी को दूर किया। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनें। चलिए यहां पर सही कथन को चुनते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट राजस्व के मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से हटा दिया। पहला कथन आपका सही है, अभी हमने समझा। इस अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 में बना था पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। यह अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधन था। यह आपका बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा ये आपके सही हैं, सेकंड वाला गलत है, आपको सही वाला बताना था। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत निम्न में से क्या प्रावधान नहीं किया गया था? चलिए देखते हैं। गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से मुक्त करना, यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने किया था। राजस्व के मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर करना, इसी ने किया था। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 साल बढ़ाना, ये इसने नहीं किया था, 1793 के अधिनियम ने किया, जिसे हमने ऊपर भी देखा। गवर्नर जनरल की परिषद को मजबूत करना, यह भी आपका सही है, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया था। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन यह तीसरा वाला प्रावधान एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नहीं है। ठीक है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? भारत में जिन जिन क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, उन क्षेत्रों के लिए पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र यानी ब्रिटेन का क्षेत्र यह कहा गया था। किसके माध्यम से? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। और इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी के ऊपर सरकार का पूर्ण नियंत्रण यहां पर स्थापित हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत थोड़ा सा प्रयास किया था कंपनी को रेगुलेट करने का, लेकिन बात नहीं बनी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाना पड़ा। लेकिन बाद में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, विलियम पिट उसका नाम था, उसी के नाम पर इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से जो कंपनी के क्षेत्र है उनके लिए पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र यहां पर इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, कथन है
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत करी और कारण दिया है इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच कार्यों का विभाजन कर दिया था। देखिए कथन जो दिया है कि पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत करी, यह आपका बिल्कुल सही है। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया और कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे उनको भी अलग कर दिया गया। तो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य कंपनी के अलग अलग कब किए गए, तो वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। राजनीतिक कार्य जो थे इनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। 6 सदस्य ये एक आयोग था, एक परिषद थी जो ब्रिटेन में होती थी। और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। तो अलग अलग शासन यहां पे शुरू हो गया, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्यों को देखेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक कार्यों को देखेगा। और यही आपके पास सवाल था कि इसी के माध्यम से दोहरा शासन शुरू हुआ। दोहरे शासन के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना जिसमें 6 सदस्य शामिल थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से बना हुआ था। यह व्यापारिक कार्यों को देखेगा, यह राजनीतिक कार्यों को देखेगा। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। सवाल आता है डायरेक्ट कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कब किया गया, तो आप कहेंगे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में किस प्रणाली की शुरुआत हुई। अब आप डिटेल से समझ चुके हैं कौन सा प्रणाली शुरू हुआ था, दोहरा प्रशासन। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे, तो अभी हमने देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बना था, ब्रिटेन में ये रहता था और इसके अंदर टोटल 6 सदस्य शामिल थे। किसके लिए था ये, राजनीतिक कार्यों के लिए। व्यापारिक मामलों के लिए कौन था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। चलिए देखते हैं। गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध या संधि करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति लेना अनिवार्य था। यह भी आपका सही है। गवर्नर जनरल को यहां पर और ज्यादा कंफर्म कर दिया गया कि आप देशी राजाओं से युद्ध करते हैं या संधि करते हैं, उसके लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति लेना होगा। ठीक है, इसने भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत करी, यह भी सही था। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। शुरुआत में जब गवर्नर जनरल की परिषद बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, इसमें कितने सदस्य थे, 4। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कितने रह गए, 3। ठीक है, इसने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 साल तक बढ़ाया, गलत हो जाएगा। तीसरी बार हम देख रहे हैं 1793 में पहली बार बढ़ाया था, ना कि 1784 में। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को अगर युद्ध करना है, संधि करनी है, तो बीओडी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। भारत में दोहरा प्रशासन शुरू किया, कैसे किया हमने उसको समझा, और परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को यहां पर चुनना है। पिट्स इंडिया एक्ट ने गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी। पहला कथन सही है। इसने कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा, यह भी सही है। इसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी, तो ये गलत होगा, क्योंकि आपने अभी ऊपर देखा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुई, ना कि पिट्स इंडिया एक्ट। तो आपका पहला और दूसरा कथन यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, 1793 के अधिनियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब 1793 वाले अधिनियम के बारे में हमने कोशिश करी है और इस पूरी सीरीज में हम ऐसे ही करेंगे कि हर टॉपिक से रिलेटेड, हर एक छोटे से फैक्ट से रिलेटेड आपके एमसीक्यू हो, जिससे आप और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर पाएं और एक छोटा सा फैक्ट भी आपका कंफ्यूजन में न रहे, सब आपका क्लियर हो जाए। 1793 का जो अधिनियम है, इससे रिलेटेड 4 कथन है। चलिए, इसने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ाया, यह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसने भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत करी, गलत होगा। किसने करी, तुरंत आप कहेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी, गलत है, रेगुलेटिंग एक्ट ने करी थी। इसने गवर्नर जनरल को विधि निर्माण का एकाधिकार दे दिया था, गलत हो जाएगा। विधि निर्माण का एकाधिकार 1833 में मिला था। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब हम 1813 की बात करेंगे। अभी हमने 1793 का देखा। 1793 के अधिनियम के तहत बेसिकली सिर्फ 2 बातों को यहां पर किया गया था। पहला, कंपनी के अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और दूसरा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था 1784 में, उसके सदस्यों को वेतन अब भारत के राजस्व में से दिया जाएगा। यह व्यवस्था इसी अधिनियम ने करी थी। ठीक है, अब 1813 का अधिनियम है, गलत वाले को चुना है। देखिए,
कंपनी का भारत से एकाधिकार समाप्त हो गया। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। 1813 के माध्यम से 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से कुछ शर्तों के साथ, कुछ नियमों के साथ भारत का जो व्यापार है वो ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया। अभी तक जिसको भी व्यापार करना था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करता था। अब अनुमति लेकर के कुछ शर्तों का पालन करके आप डायरेक्ट व्यापार कर सकते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है व्यापार का भारत के साथ, वो खत्म हुआ। ठीक है। ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। यह आपका बिल्कुल सही है। पहली बार जो ईसाई पादरी थे उनको भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति इसी अधिनियम के तहत मिली, 1813 का अधिनियम। कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। यह आपका गलत होगा। कंपनी के केवल एकाधिकार को खत्म किया गया था, लेकिन सभी व्यापारिक अधिकार इसके माध्यम से खत्म नहीं हुए थे। वो आपका 1833 में होगा। ठीक है। और अभी भी पूर्ण तरीके से एकाधिकार भी खत्म नहीं हुआ था। चाय और चीन के साथ व्यापार को अभी भी एकाधिकार किसके पास था? कंपनी के पास था। हालांकि एकाधिकार समाप्त हो चुका था कुछ चीजों को छोड़ करके, जैसे चीन के साथ करना या चाय के लिए करना। ठीक है। व्यापारिक अधिकार पूर्ण तरीके से अभी खत्म नहीं हुए। तो तीसरा वाला गलत है, आपको गलत ही बताना था। यह वाला उत्तर है। स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार इसी अधिनियम 1813 ने दिया था। बिल्कुल सही है। और जो कर न दे उसको दंड देने का अधिकार भी इसी अधिनियम ने दिया था। अगला है कथन है 1813 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी का भारत से व्यापार का एकाधिकार खत्म कर दिया था। कथन तो आपका सही है, कारण इसने चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास रखा। देखिए, कंपनी का भारत से व्यापार का एकाधिकार तो खत्म कर दिया, लेकिन पूर्ण एकाधिकार खत्म नहीं किया। यहां पर सिर्फ दिया है कि कंपनी का भारत से व्यापार का एकाधिकार खत्म कर दिया। बात सही है, क्योंकि दूसरे ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया। तो कथन तो आपका सही है। इसने चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास रखा। यह वाला कथन भी सही है, लेकिन यह कथन इसकी व्याख्या नहीं करता कि इसका एकाधिकार का कंपनी के पास है और एकाधिकार समाप्त हो गया। यह इसकी व्याख्या नहीं करता। तो कथन सही है, कारण सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है। अगर यह क्वेश्चन ऐसे यहां पर बना होता कि 1813 के अधिनियम के तहत कंपनी का कुछ क्षेत्रों में पूर्ण एकाधिकार खत्म कर दिया गया, चीन के साथ और चाय का व्यापार यहां पर बनाए रखा, तो फिर इसका होता कि व्याख्या सही करता है। ठीक है। लेकिन अभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से सही कथन को चुनें। चलिए देखते हैं। 1813 के अधिनियम ने ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी। सही है। इसने भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने का प्रावधान किया। देखिए, भारत में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये व्यवस्था भी किसमें की गई थी? 1813 के अधिनियम में। इसने गवर्नर जनरल को विधि निर्माण का अधिकार दिया। ये गलत आपका हो जाएगा, क्योंकि विधि निर्माण का अधिकार कब आया था? 1833 में आया था, जैसा हमने ऊपर देखा। तो पहला और दूसरा आपका बिल्कुल सही है। 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल था। तो पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही है। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया और 1833 के एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। पहला गवर्नर जनरल कौन बना भारत का? विलियम बेंटिक। इसने कंपनी का भारत से व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया, लेकिन चाय और चीन के व्यापार को एकाधिकार बरकरार रखा। गलत हो जाएगा, क्योंकि यह व्यवस्था किसमें थी? 1813 में थी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। गलत होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 1773 के तहत आया। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी। गलत होगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। आपको पूछा है सही कौन सा है, केवल पहला कथन यहां पर सही है। नेक्स्ट है, कथन है 1833 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक कार्यों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कारण अब कंपनी का एकमात्र कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में शासन करना था। देखिए, 1833 के माध्यम से कंपनी का पूरा जो व्यापारिक कार्य था, यानी कंपनी जो अभी तक व्यापार भी कर रही थी और भारत में शासन भी कर रही थी, अब कंपनी को पूर्ण तरीके से व्यापार करने पर बैन लगा दिया गया। तो कथन तो आपका सही है।
अब कंपनी का एकमात्र कार्य क्या रह गया? ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में शासन करना। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। ये इसकी व्याख्या भी करता है कि व्यापारिक कार्यों को बंद कर दिया, अब सिर्फ एक काम रह गया कि आप ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन करें। ठीक है। 1813 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार, जो पूर्ण एकाधिकार इनको प्राप्त था, उसको खत्म किया गया और चीन और चाय के साथ व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा। लेकिन 1833 में पूर्ण रूप से इनके अधिकार को खत्म कर दिया व्यापार के। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनें। चलिए सही कथन को चुनते हैं। 1833 के अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त किए। पहला कथन सही है। इसने भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। यह वाला कथन भी आपका सही है। देखिए, भारत में किस अधिनियम ने दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? 1833 का अधिनियम। बाद में इसी अधिनियम के तहत 1843 में एलन ब्रो उस समय था, इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो गैर कानूनी 1833 का अधिनियम और प्रतिबंध लगा था 1843 में। ठीक है। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, इसी एक्ट के माध्यम से बना था। 33 क्या? तो ये भी सही है। आपको पूछा है सही वाला, तीनों कथन यहां पर सही है। ठीक है। अगला कथन या तथ्य दिया है कि 1833 के चार्टर अधिनियम ने भारत में केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब केंद्रीयकरण कैसे किया? देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे विधि निर्माण का एकाधिकार दे दिया गया। यह आपका बिल्कुल सही है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया और पूरे भारत में जितना भी ब्रिटिश भारत है, वहां पर कानून बनाने का एकाधिकार। अब कानून कौन बनाएगा पूरे भारत के लिए? गवर्नर जनरल बनाएगा। इसी से क्या हुआ? केंद्रीयकरण यहां पर किया गया, यानी पूरी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में दे दी गई। ठीक है। इससे पहले कुछ प्रांतों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते थे, लेकिन अब क्या किया गया? गवर्नर जनरल को विधि निर्माण का एकाधिकार दे दिया गया, यानी अब सिर्फ यही कानून बनाएगा। और इसी से क्या हुआ? केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। तो कथन की व्याख्या यहां पर कारण कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले जो मद्रास और बंबई थे, वो भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन जरूर थे, लेकिन उनको अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में कानून बनाने के अधिकार प्राप्त थे, लेकिन इसके माध्यम से उनको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? देखिए, 1833 का जो अधिनियम था, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जिसमें अभी तक 3 सदस्य थे, शुरुआत में 4 थे, फिर एक कम कर दिया था, अब 3 थे। इसमें एक चौथा सदस्य यहां पर जोड़ा गया, जो कि एक विधि सदस्य होगा, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति दी है गवर्नर जनरल को, तो एक कानून आयोग भी तो चाहिए, विधि आयोग भी तो चाहिए। तो एक विधि सदस्य यहां पर जोड़ा गया। यह विधि सदस्य कौन था? लॉर्ड मेकाले। और इसी मेकाले की अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग भी बना था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो गवर्नर जनरल की परिषद में जो विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई, सबसे पहले मैकाले की हुई 1833 में, और इसी की अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग बना था। ठीक है। अगला है, कथन है 1853 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करी थी। कारण, इसने भारतीयों के लिए सिविल सेवा खोल दी। अब देखिए, कथन आपका बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आप कहेंगे कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। जो 1853 का अधिनियम था, इसके माध्यम से एक समिति बनाई गई, जिसका अध्यक्ष मैकाले को ही बनाया गया। उस समिति की सिफारिशों पर सिविल सेवकों की जो भर्ती उस समय होती थी, जिसमें भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था पहली बार। और अभी तक ऐसा होता था कि नामजद होता था, आप जाइए कंपनी में नाम लिखा कर आ जाइए, आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब क्या किया गया? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई और भारतीयों को भी अनुमति दे दी गई। तो दोनों आपके सही हैं, व्याख्या भी सही है। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत सिविल सेवा के लिए समिति का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था मैकाले ने। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनें। चलिए देखते हैं। 1853 के अधिनियम ने गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए। देखिए, 1833 में गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, प्रशासनिक कार्य भी वो कर रहा था, यानी शासन प्रशासन भी देखेगा और कानून भी बनाएगा। लेकिन 1853 के माध्यम से क्या किया गया? पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है,
यानी कानून जैसे अभी होता है भारत में, अगर आप अभी की व्यवस्था देखेंगे, कानून बनाना यानी विधि कार्य कौन करती है? संसद करती है, ठीक है। और उनको अप्लाई करने का काम कौन करता है? सरकार करती है, पूरा मंत्रिमंडल करता है, उसके अलावा पुलिस आदि उनकी मदद उसमें करती है। तो उन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया कि विधायी कार्य ये होंगे, प्रशासनिक कार्य ये होंगे गवर्नर जनरल के। किसके माध्यम से हुआ? 1853। इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। हमने शुरू में देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब बना रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, इसमें 24 सदस्य थे, इनको घटाकर 18 कर दिया। किसने? 1853 का अधिनियम। इसने बंगाल के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति करी थी। यह आपका गलत हो जाएगा। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको तो अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के लिए इसके तहत लेफ्टिनेंट जनरल, उपराज्यपाल की नियुक्ति यहां पे की गई, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू हुई? अब आप आसानी से बताएंगे 1853 के तहत, ठीक है। 1853 का चार्टर अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद में बदलाव किया। यह आपका बिल्कुल सही है। क्या बदलाव किया था? पहला, उसके विधि और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। दूसरा, उसकी जो परिषद है उसमें 24 से घटाकर 18 सदस्य कर दिए, ठीक है। कथन सही है। विधि सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। विधि कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। यह भी इसके माध्यम से हुआ था। जो विधि सदस्य जोड़ा गया था अतिरिक्त सदस्य के रूप में, अब उसे पूर्ण सदस्य बना दिया गया और विधि कार्यों को अलग किया गया, जैसा हमने ऊपर देखा। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के लिए क्या व्यवस्था करी गई? तो बंगाल के लिए गवर्नर जनरल नहीं, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति करी गई थी। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था, उपराज्यपाल होता था, उसकी नियुक्ति करी गई बंगाल के में, ठीक है। बाद में इसी 1853 के एक्ट के माध्यम से, जिसके माध्यम से बंगाल में एक उपराज्यपाल बनाया गया पद, इसी के माध्यम से 1859 में पंजाब में भी एक उपराज्यपाल बनाया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज की पहली क्लास यहाँ पे कवर करी एमसीक्यू के रूप में। लगभग 35 सवालों को हमने देखा और नए पैटर्न के अनुसार के जो सवाल हैं उनके अकॉर्डिंग हमने इन सवालों को देखा। रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर के, एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लेकर के, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसको लेकर के, 1813 का जो एक्ट था, 1833 का जो एक्ट था, 53 का जो एक्ट था, उन सब में क्या क्या बातें कही गई हैं उन सबको अच्छे से हमने प्रैक्टिस करी और इस तरह के सवालों से प्रैक्टिस करी जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।